गुड इवनिंग। Hello everyone. आंचल, आप मैथ की क्लास में प्रेजेंट थे ना बेटा? यस मैम। आपका जिसमें आप क्लासेस लेते हो वो वाला मोबाइल और व्हाट्सएप वाला मोबाइल अलग अलग है? हाँ, बोलो। आंचल, कहाँ गायब हो जाती है ये? आंचल, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। आंचल, हम्म, ये तो स्लो बहुत बोलती हो, धीरे बहुत बोलती हो। क्या कह रही हो? कुछ नहीं समझ आ रहा। आंचल, क्या कह रही हो? मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा जिस फोन से आप क्लासेस लेती हो या फिर जिस फोन से आप व्हाट्सएप चलाती हो वो अलग अलग है क्या? आपका डेटा जैसे अभी ऑन हुआ है, पहले डेटा ऑन नहीं था, इस वजह से मैं पूछ रही नो मैम, मैम एक ही है। हूँ। तो अभी कुछ देर पहले तो आपका डेटा ऑफ था। ठीक है।
ओके ओके, तो सर ने तुम्हें बता दिया होगा और टीचर्स ने कि ये क्लासेस क्यों रखी हैं, है ना, बैच सेपरेट हुए हैं, सबको पता है ना। आदर्श, आंचल, आरुष, आर्यन, गर्ग, गौरव, मनीष, संदीप, सुमित नहीं आया। सुमित था पहली वाली क्लास में। यस मैम। ये वाली क्लासेस पहले ही 1.25 घंटे की है, तो समय से आया करो। सुमित, क्लास का टाइम क्या हो रहा है? इसमें मैं आ रहा हूँ, मैं उसमें क्या कहते हैं, भूल गया था अभी। हाँ, क्लास में आओ फटाफट। डीपी देखो इसकी, जला हुआ चांद लगा रखा, पता नहीं क्या है। ओके, 18। एक और कौन बचा है? सिमरन, संदीप, सक्षम। कैसा गया टेस्ट दिल्ली वालों? टेस्ट कैसा गया ओवरऑल? डिफिकल्ट साइड पे थी फिजिक्स या मीडियम या इजी? मैम मीडियम। राहुल, तुम पहले दे चुके थे ना टेस्ट, तुम एडवांटेज पे थे इसलिए। मैम स्कूल में भी इजी लगी थी। अच्छा, इसमें बस 20 ही बच्चे हैं इस वाले बैच में, पता है तुम्हें? इस बैच में स्पेशली बनाया है ये बैच सिर्फ 20 बच्चों का। तो इसमें तुम जितने भी बच्चे हो ना, आंचल, सोम्या, तुम्हें पता है ना, आंचल और सोम्या, तुम दो ही बच्चे हो जो पुराने वाले बैच से आए हैं। सुन रहे हो मेरे को? आंचल यस, और सोम्या। यस मैम। हाँ, तो तुम ही दो स्टूडेंट हो जिन्हें दूसरे बैच से लिया गया है। और नितांत, जो तीसरा बैच चलता था उसमें से सिर्फ नितांत है एक, कहाँ गया ये? नितांत ही स्टूडेंट मुझे दिख रहा है, एक विशाल और भी है। है। विशाल भी है, विशाल कहाँ है? विशाल भी है। यस और मैम। एक और होगा, एक और स्टूडेंट। 19 ही हो तुम, 20 होने चाहिए। कौन है? हाँ, मानव क्या होगा। कह रहा है नितांत? अनुज है मैम। अनुज है ना? हाँ, अनुज। तो तुम ही स्टूडेंट हो जिनसे ये 20 बच्चे बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब जिन 20 बच्चों से ये बैच बना है। तो तुम हाई प्रायोरिटी पे हो, तो जितनी मेहनत टीचर्स तुम्हारे साथ करेंगे तुम्हें उससे डबल ट्रिपल करनी है, ठीक है। ओके, तो फिजिक्स की बात करते हैं। तुम तो कह ही रहे हो पेपर बहुत ही इजी था। बहुत इजी तो मुझे तो नहीं लगा कि बहुत इजी है। बहुत इजी था क्या? नो मैम, मिडिल मैम लेवल। मॉडरेट था। हाँ, बहुत इजी तो देखो नहीं था, ठीक है, और भी बच्चे हैं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 डुएबल था, क्वेश्चन नंबर 2 डुएबल था, राइट? देखो पहले टिक, फटाफट से 5 मिनट हम टिक लगाएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डुएबल थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, MO3 वाले बच्चों के लिए क्लास में कराया है इसलिए, ठीक है। और 10th लेंथी था इसलिए नहीं काउंट कर रही। 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 18th, 19th, 20, 22 ओनली फॉर 12 MO3 वाले बच्चे और MO1 वाले बच्चे, 24 और 25, है ना। मतलब भाई इसमें तुम्हारे पास 13-14 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, है ना। चलो अब 16 में से हटा देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं कितने होने चाहिए। 12 से 13 तो सब करके आए होंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 4, 40 से 50 नंबर तो सब बच्चों के इस पेपर में आने चाहिए थे। ठीक है, 40 to 50 मार्क्स सब लेके आ सकते थे। जिसका नहीं आया है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है, टेस्ट मिस मत करना क्योंकि टेस्ट में कई क्वेश्चन। हाँ जी, यस मैम चैट ऑन कर दो। अच्छा, ठीक है, अब देखो अवेलेबल हो गए रिएक्शंस इन चैट। यस मैम। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, परेशान करते रहते हो। मैं भी क्लास में आ जाती हूँ, एक मिनट मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ। और अरे अपनी पर्सनल आईडी से आ रही हूँ। हेलो, ठीक है, पहला क्वेश्चन वेटलेसनेस के बारे में है कि मतलब अगर हम इस पूरे सिस्टम को उठा के कहाँ ले जाएं। एक सेकेंड, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको दो, हमारे पास एक धागे से दो बॉल्स को सस्पेंड किया हुआ है, दोनों की लेंथ एल एल दी हुई है। ठीक है, जहां से ये पॉइंट हिंज्ड है, यहां से बोला गया है हैविंग सेम चार्ज, मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है, वो भी प्लस का क्यू और इसके पास भी प्लस का क्यू। Suspended by a string of length L meters, the whole setup is taken into space where there is no gravity and the angle between the string and the tension in the string. तो ये कह रहा है कि बताइए स्ट्रिंग और टेंशन के बीच में कितना एंगल बन जाएगा बाद में। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसके जस्ट डायग्राम ड्रॉ करूं एफबीडी, तो हम इस तरीके से बनाते थे बेटा, अगर ये एंगल θ1 है, सपोज ये एंगल θ2 है, इन पर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स में mg लगता था, और अगर सेम फोर्सेस हैं तो ये रिप्लेस करेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, है ना, एफ ई से। एफ ई से इनको क्या करेंगे, ये रिपेल करेगा। अब यहाँ पर बोल दिया कि ग्रेविटी फ्री सरफेस है बेटा, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो, ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या, ये तुम्हारा देखो ये जो थ्रेड है ये वेट की वजह से तो नीचे आया है, mg के पास, इस चार्ज के पास कुछ वेट है, तभी वो कहाँ हैंग कर रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ हैंग कर रहा है। अगर ये वेट ही नहीं होगा तो कैसे, कोई भी चीज अगर तुम यहाँ से हिंज कर दोगे तो ये चीज इसी तरीके से तो हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे ही इनको रिपेल करना चाहता है, तो यानी ये इस तरीके से आ जाएंगे ना दोनों चार्जेस, क्यू क्यू। स्पेस में तो हमारे पास कोई चीज डाउनवर्ड्स में होती ही नहीं है, सब उड़ती है हवा में, है ना, नॉट हवा में, सब चीज ऊपर उड़ती है बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 12।
ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा भाई स्ट्रिंग और टेंशन के बीच में, बोलो कितना एंगल हो जाएगा। ये मेरे पास टेंशन इस तरीके से लगती, टेंशन, तो यही टेंशन है और यही स्ट्रिंग है, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल तो 180 डिग्री का हो गया। अब बात करते हैं कि इसके बीच में और क्या पूछ रहा है ये, देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड टेंशन। अब पूछ रहा है टेंशन क्या होगा। एंगल तो हमने निकाल लिया कि भाई दोनों चार्जेस के बीच में जो ये एंगल बनेगा θ1 एंड θ2, ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, टेंशन कितनी हो जाएगी भाई, यही टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बराबर है, और तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज 4L स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन शुड बी इट्स आंसर। ठीक है, mg हट गया, एक ही फोर्स बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड वन बताओ, ये कह रहा है कि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे किसी स्लिट के आगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा। ये हमने शायद पढ़ाया था तुम्हें क्लास में कि बेटा अगर मेरे पास इस तरीके की स्लिट है, स्लिट 1 और स्लिट 2, ये मेरे पास हमारी स्क्रीन है जहां पर पैटर्न ऑब्जर्व होगा। अगर मैं किसी भी स्क्रीन के आगे एक स्लिट लगा देती हूँ तो ये स्लिट क्या करती है, एक पाथ डिफरेंस जनरेट कर देती है ना। कितना, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस टी है तो कितना पाथ डिफरेंस जनरेट कर देगी ये, म्यू टी टाइम्स, है ना। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी इज थिकनेस। तो यहाँ से जो लाइट रेज पास होंगी वो क्या कुछ पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा लेके निकलेंगी। ठीक है, और S2 वाली सपोज करो यहां से एज इट इज निकल जाएंगी। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो पाथ डिफरेंस आता है उसका हमने फॉर्मूला भी जनरेट किया था, और हमने देखा था कि जो सेंटर मैक्सिमा होता है, अगर ऊपर की तरफ फ्रिंज लगाई है, शीट लगाई है, तो सेंटर मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट कर जाता है, और अगर नीचे वाली में हम लोग शीट लगाते हैं तो सेंटर मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है ना। तो यानी ये बात तो किसी हद तक ठीक है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा, ड्यू टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना। पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, अभी देखा म्यू टी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ लेंथ क्या जनरेट करेगा, फेज डिफरेंस जनरेट कर देगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड वन किस किसने ट्राई किया था, बोलो, थर्ड किस किसने किया था, आर्यन और सुमित ने, सही हो गया था। यस मैम। प्रिंस ने भी किया था, वेरी गुड। देखो के निकालना तो बहुत इजी काम था, के निकालने में तो कुछ ज्यादा फिजिक्स लगी नहीं, है ना। उसके बाद भी फिजिक्स नहीं लगी, उसके बाद भी मैथमेटिक्स से ही काम हुआ है ना। फिजिक्स बस इतनी थी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि मेरे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिनसे मिलके हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हम थिकनेस, किसी डी थिकनेस का एक डायलेक्ट्रिक रखते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। बेटा एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है वो तुमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि Ck इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक अंडर व्हाट लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ k एंड b are to be restricted so that the Ck equals to 2c where c is the capacitance without dielectric। तो इसने बोला है कि जब आप डायलेक्ट्रिक रखोगे तो इसका जो C इक्विवेलेंट आता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ C होगा। C क्या है, जब डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो डायलेक्ट्रिक नहीं है तो मेरे पास A एप्सिलॉन बाय D फॉर्मूला बनता है। ठीक है बेटा, अगर पूरे D डिस्टेंस में, देखो D डिस्टेंस है ना इन दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे में डायलेक्ट्रिक रखते तो मेरे पास C कितना हो जाता, C इक्विवेलेंट K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन बाय D, है ना। बट ये फॉर्मूला कब लगता है, ये तब लगता है जब पूरे थिकनेस में डायलेक्ट्रिक रखा जाए। अब बेटा इन्होंने पूरी थिकनेस में डायलेक्ट्रिक नहीं रखा, तो इसका मेरे पास क्या बनता है, Ck का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी थिकनेस में रखते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K।
के, है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब टी क्या थी, वो थिकनेस जिसमें आपने उस डाइलेक्ट्रिक को रखा हुआ है ना, तो उसकी थिकनेस यहाँ बी दी हुई है, तो इस टी को मैं यहाँ पर बी बना दूंगी, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर? ए एप्सिलॉन से ए एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बचेगा?
ओके ठीक है। बहुत देर से लैपटॉप वर्किंग पे था इसलिए शायद रीस्टार्ट मांग रहा था। ठीक है आ जाओ। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। आए हाय कौन आ गया अब? विशाल बार बार क्यों लीव करके एडमिट हो रहे हो? और इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन डी है। ठीक है, इसमें बोला है कि हमने किसी थिकनेस बी पर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को प्लेस किया है। तो किसी थिकनेस पर उन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखा है, मान लेते हैं ये थिकनेस हमें बी दी हुई है। तो इसका इन्होंने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया है सी के, वो कितना बताया है? 2 टाइम्स ऑफ सी। सी किसका है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है? ए एप्सिलॉन बाय डी। करेक्ट। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूं 2a एप्सिलॉन बाय डी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सी के का फॉर्मूला क्या रखें। अब देखो सी के का फॉर्मूला हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो मेरा सी डैश मानते हैं वो के टाइम्स हो जाता है इन वैक्यूम, है ना? इसके के टाइम्स हो जाता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखते हैं तो। बट ये के कब होगा? के टाइम्स जब आप पूरे थिकनेस में इसको रखोगे, यानी अगर इनके बीच में डी डिस्टेंस है तो अगर मैं पूरे में डाइलेक्ट्रिक रख दूं, यानी इस पूरे में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक रखती हूँ तब तो वो के टाइम्स हो जाता है। लेकिन अगर थिकनेस वाला हो तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस बी प्लस बी बाय के। करेक्ट। ए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल कर दो और ये इसका क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 1 अपॉन डी माइनस बी प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1 बाय डी। टेक द क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा? डी माइनस बी प्लस बी बाय के। 2 भी है, सॉरी इधर 2 था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका अब हम क्या कर सकते हैं? इस यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करो। k जब फाइंड करोगे क्या हो जाएगा? देखो ये d इक्वल्स टू 2d माइनस 2b प्लस 2b बाय के, ये हो गया। करेक्ट। तो मैं इस 2d को यहाँ ले आऊंगी तो d माइनस 2d करोगे तो, और ये 2b यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 2b माइनस d इक्वल्स टू 2b बाय के हो गया। ये वैल्यू आ गई। k की वैल्यू क्या हो गई? देखो 2b अपॉन 2b माइनस डी। मेरे पास k का ये वैल्यू आ गया। करेक्ट, हमारे पास k की वैल्यू आ गई ये। तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखती हूँ तो मेरे को 3 ऑप्शंस ठीक लगते हैं, या तो c दिख रहा है, या b दिख रहा है, या d दिख रहा है। लेकिन आंसर के लिए मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि जो मेरा b थिकनेस है वो इस 0 से लेके d के बीच में कहाँ तक रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो k की जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना। 0 तो नहीं हो सकती, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k 0 तो नहीं हो सकता, 0 से तो कुछ वैल्यू बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से बोलूंगी कि 2b माइनस डी शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो, शुड बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, अगर ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आनी चाहिए? b की वैल्यू ग्रेटर देन d बाय 2 आनी चाहिए। इक्वल्स 2 तो नहीं आ रही। अगर मैं b की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर मैं b को d बाय 2 के बराबर रखूं, ध्यान से, मैंने इस इक्वेशन को d बाय 2 था तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k भी 0 के बराबर। अब अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखती हूँ तो बाय 2 क्या बराबर, तो बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ कौन सी कंडीशन आई है? ग्रेटर देन 2, मतलब भी गलत हो जाएगा। और बी डी बाय 2 से होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन में लगता है सी ऑप्शन, मेरे सी ऑप्शन करेक्ट। ये देखो ऑप्शन इक्वल ग्रेड कि अगर बी की वैल्यू 2 के इक्वल
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4, फुल वेव रेक्टिफायर, इजी वन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इनपुट पर जाता है एसी, आउटपुट पर मिलता है, दोनों डायोड्स लगे हुए हैं, मतलब हर एक एसी की साइकिल का आउटपुट मिलेगा। एसी नेगेटिव तो भी आउटपुट मिलेगा, की तो भी आउटपुट मिलेगा। सब साइकिल। हाँ जी, हाँ जी बोलो। और वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, अभी तो ठीक आ रहा होगा। हेलो, यस मैम। हाँ ठीक आएगी। हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल पे भी आउटपुट मिलना है और नेगेटिव साइकिल पे भी आउटपुट मिलना है, इसीलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। अगर ये प्लस साइन है तो बेटा मान लो पहली साइकिल आई प्लस, पॉजिटिव साइकिल आई, अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू यहाँ भी प्लस हुआ और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। अब देखो कौन सा डायोड वर्किंग है, D1 और D2। D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस, तो यहां लिखोगे मेरे पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन काम करेगा, D1 फॉरवर्ड है। क्लियर हुआ बेटा? अगर नेगेटिव साइकिल आती है, देखो अगर ये नेगेटिव साइकिल आई, तो अगर ये नेगेटिव साइकिल आती है तो ऊपर अब क्या बनेगा मेरे पास, यहां पर नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव साइकिल के लिए कौन फॉरवर्ड हो गया, नेगेटिव साइकिल के लिए D2 फॉरवर्ड हो गया। देखो ये इसका P टाइप है तो P से हाई पोटेंशियल जुड़ा हुआ है प्लस, तो यहां से मेरा D2 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यानी नेगेटिव साइकिल के लिए D2 से आउटपुट मिलेगा। बढ़िया हुआ। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है, हमें बताइए कि एसी जो वोल्टेज दी है आपने उसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, 15वें मिलीसेकंड में बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड रहेगा, कौन सा डायोड रिवर्स रहेगा। इसे हम तभी पता लगा सकते हैं जब मुझे ये पता हो कि 15th मिलीसेकंड में मेरे पास कौन सी साइकिल है, प्लस वाली है या नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे कौन सा वेव का कौन सा साइकिल है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले यहां से निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। करेक्ट। इस इक्वेशन में बेटा ये वैल्यू क्या होती है, 100 पाई वाली, इसी को ओमेगा बोलते हैं। करेक्ट, साइन 100 पाई टी, तो ओमेगा क्या होगा यहाँ पे 100 पाई। करेक्ट, 100 पाई होगा ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हुआ 1/50 सेकेंड्स। अब देखो मेरे से पूछा जो गया ना वो मिली सेकेंड में पूछा गया, तो इस टाइम पीरियड को मिली में कन्वर्ट करो, तो 1/50 कितना हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। मिली में करने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर दूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 220 मिली सेकेंड, है ना, ये मेरा क्या हुआ एक टाइम पीरियड। करेक्ट, ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। अब 15वें मिली सेकेंड के लिए कैसे करेंगे, देखो मैं निकालती हूँ 1 मिली सेकेंड में कितना होगा मेरे पास टाइम का T/20। मुझे 15वें के लिए चाहिए, तो बेटा T के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 1 मिली सेकेंड का आया है, कितना T/20। करेक्ट, तो मैं यहां से स्मॉल t के लिए निकालना चाहती हूँ, तो t कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 5 पे कैंसिल कर दो, 3/4/t, है ना। तो यानी इस वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है 3/4 ऑफ t की, है ना। ये क्लियर हुआ? पहले मुझे यहां तक बताओ, इतना क्लियर हुआ क्या किया है। सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड निकाला है और उस टाइम पीरियड को मिली सेकेंड में निकाल दिया। फिर हमने ये देखा है कि जो स्मॉल t है वो कैपिटल T के साथ क्या रिलेशन में आ रहा है, तो किस रिलेशन में आ रहा है 3/4t।
तो बेटा इस पर्टिकुलर टाइम में देखो कि कौन सी साइकिल बन रही है। ठीक है, कैसे देखोगे, देखो मेरे पास साइन वेव है ये, तो साइन वेव की ये इक्वेशन होती है, सॉरी ये वाला वेव बनता है 0 से लेके एक कंप्लीट साइकिल ये टी टाइम में होती है, राइट। यही है एक साइकिल 0 से लेके टी। ये वाला टाइम पीरियड कितना होगा, t/2, आधी साइकिल का t/2। तो बेटा एक बात बताओ, 3t/4 पॉजिटिव साइकिल में आ रहा होगा कि नेगेटिव साइकिल में, 3/4t, 3/4t, हाँ मैम नेगेटिव साइकिल। 0 से लेके t/2 है ना पॉजिटिव में, तो 0 से लेके t/2 वाला जो समय है जब तक साइकिल पॉजिटिव है, लेकिन t/2 से t का जो समय है उसमें साइकिल नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइकिल में कौन वर्किंग है, देखो नेगेटिव साइकिल में d2 फॉरवर्ड है, अभी लिखा था, तो d2 इज फॉरवर्ड वाइज एंड d1 इज रिवर्स वाइज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इतना क्लियर हुआ, इतना जमा? Yes, ma'am. अच्छा, गुड, क्लियर, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में अगर मैं ए और बी की बात करूं तो इनके पास देखो हमारे पास पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास ये सेम पोटेंशियल है, और पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। पोटेंशियल का सीधा लेना देना फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी देखो ए और बी की बराबर दी हुई है क्योंकि उनका पोटेंशियल बराबर है, तो यानी या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, करेक्ट। या तो ए होगा या तो सी होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी डिपेंड करती है फोटो करंट पे। तो देखो बी और सी के फोटो करंट में बहुत डिफरेंस है। सी का फोटो करंट एज कंपेयर टू ए ज्यादा है, ऐसे ही बी का फोटो करंट भी ए से काफी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी सिंपल सी बात है बी की भाई ए से ज्यादा होगी इंटेंसिटी, तो इक्वल नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, रिपीट हुआ है ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो कि डी डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है, ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट है। तो बताओ इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी वाली जो है जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो मेरे पास एक ये मेटल की प्लेट है ना, मेटल की प्लेट यानी कंडक्टर है, ये दिस इज कंडक्टर। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर पर कैसी होती हैं, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास तो नहीं करती, बट इंसिडेंट कैसे होंगी, परपेंडिकुलरली। पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी किसी भी कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली ड्रॉप होती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये टॉपिक हो गया इसका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि प्लस से क्यू से चार्जेस, प्लस क्यू से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स की तरफ निकलती है ना। तो मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया है कि बेटा अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो प्लस क्यू से तो फील्ड लाइंस निकलती हैं, है ना, इस तरीके से, और वो माइनस क्यू पे एंटर करेंगी, है ना, इस तरीके से। और प्लस क्यू से माइनस क्यू मैंने तुम्हें कई बार ऐसे जाते हुए भी दिखाया है ना, ऐसे फील्ड लाइंस को, है ना। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। पहले बी में देखो, बी में बेटा ये फील्ड लाइंस वापस क्यू की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्लस क्यू में फील्ड लाइंस एंटर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया कि ये तो उल्टी जाती हुई दिखा रहा है, तो ये तो हमारे में पॉसिबल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत। डी वाला देखो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसे ऐसी तिरछी लाइन बना के दिखाई है, इतनी एजेस वाली, इतना शार्प एंड है, तो बी वाला डी कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो चीजें बना के दिखाई हैं ये कब, ये ऐसी ग्राफ तो हमने कभी ड्रॉ ही नहीं किया, है ना, ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। A. इसी तरीके से तो फील्ड लाइंस आती हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 किस किसने किया है, 7th क्वेश्चन, सुमित, आर्यन, आदर्श, सोमिया,
सक्षम। ओके, बस इन्हीं बच्चों ने करा है। बस मनीष गुप्ता के नाम से कौन सा स्टूडेंट ज्वाइन है? यस मैम। मनीष गुप्ता से कौन सा स्टूडेंट है? मैम मनीष हूँ। मनीष, आप कौन से बैच से हो? मैम मैं किसी बैच से नहीं, लोकेशन ज्वाइन कराया था। चलो ठीक है मनीष। अच्छा, आप पिछले बैच के हो क्या? पिछले बैच के, लास्ट मैम। ईयर, लास्ट ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये मैंने तुम्हें जो MO3 वाले बच्चे हैं उन्हें EMI में ये बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। इसमें तुम्हारे पास एक रॉड घूमती हुई दिखाई दे रही है किसी पॉइंट O से, ओमेगा से, ये पॉइंट ओमेगा से, ठीक है, डार्क कलर, यहां से ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। ओके, कहा है कि बताइए ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। क्या? पहली चीज कि जिस पॉइंट से घूमेगा, है ना, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही होगी उस पॉइंट का EMF मैक्सिमम होगा, ठीक है। लिख लो, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगी, रोटेशनल पॉइंट इज एट मैक्सिमम पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल पे होगा। दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है? ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजर्ड होंगी? कहां से मेजर होंगी? कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंसेस को? अगर मुझे ये कोई भी फॉर्मूले में L वैल्यू रखनी है तो सक्षम कहां से मेजर करेंगे? मैम जहाँ पर ऑरेंज मतलब फ्रिंज। और हिंज्ड पॉइंट से, ठीक है, मैम हिंज्ड पॉइंट से, चाहे कहीं से भी ओमेगा घुमा दिया हो, किसी भी पॉइंट से घूम रहा हो, लेकिन हमेशा डिस्टेंस कहां से लेंगे? हिंज पॉइंट से। मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें क्लास के दौरान कराया था जिसमें रोटेटिंग पॉइंट अलग था और हिंज पॉइंट अलग था, है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन डिस्टेंस हिंज पॉइंट से ही लेंगे। तो अब यहाँ पर VA पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? VA माइनस VB। फॉर्मूला क्या है? हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, इसका हाफ बी ओमेगा, मान लो ये A के अबाउट L1 है, ये L2 स्क्वायर है। अब बात आई कि L1 L2 क्या होगा। भाई तुम्हारे पास रोटेशन का फॉर्मूला यही होता है ना, कि कोई भी रॉड अगर रोटेट कर रही है तो उसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर होगा, है ना। अब ये L1 और L2 चाहिए। A पॉइंट के लिए बेटा L कितना हो जाएगा? देखो इस पॉइंट से ये हिंज पॉइंट, यहाँ पर तुम्हारा में सवाल इजी है क्योंकि हिंज पॉइंट एंड रोटेटिंग पॉइंट सेम ही है, यहीं से ही घूम रहा है वो। तो ये A पॉइंट है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। तो यहाँ पर ये A क्या हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर माइनस B पॉइंट यहाँ है, तो अब मुझे डिस्टेंस कहां से लेनी है? हिंज पॉइंट से। तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना, ये वाली डिस्टेंस। तो बेटा ये L, ये कितनी हो जाएगी? √2L, करेक्ट। तो यहाँ पर हाफ बी ओमेगा √2L का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर माइनस बी ओमेगा L स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, राइट? यस और नो? यस मैम। Yes, अगर ma'am. अगर तुमसे पूछा जाता कि ये जहां से रोटेट कर रहा है ये पॉइंट O है, फाइंड VOA, तो आप करते VO माइनस VA। VO अपने अबाउट ही घूम रहा है, इसके खुद के अबाउट इसका पोटेंशियल, इसके खुद के अबाउट 0, लेंथ भी यहीं से मेजर करनी है ना, तो ये पॉइंट 0 कर देते, माइनस A का हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर हो जाता। तो खुद देखो A का पोटेंशियल नेगेटिव, VOA नेगेटिव आया ना। VOA क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि O का पोटेंशियल A से ज्यादा होगा, इसीलिए ये टर्म क्या आई है? नेगेटिव। बोलो इतना समझ में आया? और क्या निकाल सकते हैं इसमें? A भी निकाल लिया, O भी निकाल सकते हैं क्या? VO भी निकाल सकते हो आराम से, VO माइनस VB कर दोगे, है ना, वो भी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? बी ओमेगा L स्क्वायर नेगेटिव का, है ना। क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि O का पोटेंशियल B से ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव आया। और बोलो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8,
8th क्वेश्चन फेक पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या बताया था मैंने तुम्हें कि बेटा जब भी ऐसे पॉइंट मिल रहे हो, ये पॉइंट कैसा होता है, ये फेक पोटेंशियल्स होते हैं ना, फेक टर्मिनल मान ऐसे क्वेश्चंस में, फेक टर्मिनल। तो जब भी इस तरीके के मतलब जहां पे बहुत सारी ब्रांच एक साथ इकट्ठी हो रही हो ना, वहां पर ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट लगता है ना, यही कॉन्सेप्ट लगता है फेक पोटेंशियल का। मैंने तुम्हें काफी कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी उनमें से एक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आजकल सिमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, ठीक है, पिछले साल भी एक सिमेट्री का क्वेश्चन आया था। तो ये फेक पोटेंशियल होता है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, इस ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। बस ये फेक पोटेंशियल अलग अलग करने थे, बाकी सारा सर्किट सेम है। देखो सौम्या और आंचल समझ में आ रहा है। ये बेटा ये जो फेक पोटेंशियल होते हैं इनको अलग अलग कर देते हैं बस, ठीक है। अब ए और बी का मतलब है कि ए से अगर जो करंट आई आया है वो बी में एंटर करना चाहिए सारा। अब इसने बोला है कि हर एक वायर आर है, यहाँ पर भी आर है, ये भी आर, मतलब हर एक वायर अपने आप में एक रेजिस्टेंस है आर। तो ये जो बॉक्स वाले हैं ना, पहले इन बॉक्स वालों को क्या कर लो, इन्हें थोड़ा सा सुलटाओ, है ना, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो करो। इफ दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, देखो ये वाले दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है ना, आर आर टू आर, और ये वाले आर आर टू आर, टू आर और टू आर पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा, आर, हाँ आर ओनली। Yes, ma'am. पहले रेजिस्टेंस बना ही लो, देखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आर होगा, ये भी एक रेजिस्टेंस आर होगा, और ये भी एक रेजिस्टेंस आर होगा, है ना, क्योंकि हर एक वायर में आर रेजिस्टेंस है। तो मैंने इनको सॉल्व करके यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पर सॉल्व करके ये बना दिया एक रेजिस्टेंस आर, है ना, ये हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये वाला आर और ये वाले आर, नीचे वाले में देखो ये आर और ये आर सीरीज में हो जाएंगे, टू आर, ये वाला आर और ये आर सीरीज में हो जाएंगे, टू आर, और आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, यस और नो। तो यहाँ पर पैरेलल में कर दोगे तो टू आर और टू आर पैरेलल में कितना हो जाएगा, आर ओनली, आर ओनली ना। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर होगा, आर आर आर, एक आर, इन सबका हटा के एक आर बन गया, एक रेजिस्टेंस आर यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, है ना, आर आर, एक यहाँ लगाएंगे आर, सही हो गया। देखो एक रेजिस्टेंस आर यहाँ आया, इन सबका हटा के एक रेजिस्टेंस आर लगेगा और एक रेजिस्टेंस आर यहाँ होगा, इस तरीके की सिमेट्री बन गई ना इसके अबाउट। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ 3R हो गए, हाँ, यहाँ नीचे R प्लस R और प्लस R, ये 3R हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 3R/2। ये समझ आया किसी को? यस मैम। सिंप्लीफाई करना था। मैम कोई Yes. और मैथड किसी के पास? क्या हम इसमें क्या इसमें हम पैरेलल सिमेट्री लगा सकते हैं क्या? पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री से हो सकता है ये? मैम ये बीच में सिमेट्री भी हाँ? तो बन रही है कहाँ पे? मैम, ये जो ए बी की लाइन है। AB के अक्रॉस, हाँ मैं वही कह रही हूँ, क्या हम AB के अक्रॉस पैरेलल सिमेट्री से कर सकते हैं? यस मैम, हो सर्किट को आधा जाएगा। करके हो जाएगा पैरेलल सिमेट्री से। मैं AB के अबाउट सिमेट्री लगा दूं, मैंने ये भी सिखाया तुम्हें क्लास में, AB के अबाउट सिमेट्री बन जाएगी। देखो ये वाला मेरे पास रेजिस्टेंस R, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस R, ये भी एक रेजिस्टेंस R, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर R। देखो बस ये जो AB वाली लाइन है ना, इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस है, और मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस R और
ये वाला रेजिस्टेंस R है ना, ये वाले सर्किट्स बनेंगे ना बस। देखो यही होती है सिमेट्री। सिमेट्री पर कहती क्या है कि जिसके अपोजिट हर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है उसका क्या करते चले जाओ, आधा आधा करते चले जाओ। करेक्ट है ना। तो ये R/2 और R/2 ये तो सीरीज, ये R/2 सीरीज में, तो इनका R/2 हो जाएगा। तो ये बस ये हो गया R/2, एक और R/2 हो जाएगा और एक और R/2। अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो अभी भी कितना आ गया, 3R/2 आ गया। ये लो, तो कॉमन पोटेंशियल भी लग सकता है और पैरेलल सिमेट्री भी लग सकती है इस क्वेश्चन में, है ना। तो दोनों मेथड कर दिए, तुम्हें जिससे पसंद है उससे कर लेना। बोलो किससे करोगे, पैरेलल सिमेट्री ज्यादा सही है, जो तुम्हारी मर्जी कर लो। पैरेलल सिमेट्री कॉमन पोटेंशियल दोनों लग रहे हैं, ठीक है। किससे करके आए थे तुम लोग, पैरेलल मैम सिमेट्री? पैरेलल सिमेट्री से बन गया था। हाँ उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल सिमेट्री ए बी के अबाउट बनाना, क्योंकि ए बी से पूछी है ना, तो लाइन जो ड्रॉ करोगे वो ए बी के अबाउट ही करोगे, क्योंकि पूछा ए बी के अक्रॉस है। इन चीजों का खास ध्यान रखना। जैसे सिमेट्री तो इसके अबाउट भी बन रही है ना, बट इसके अबाउट हमसे पूछा थोड़ी है। अगर यहाँ ए बी होते तो फिर इसके अबाउट सिमेट्री लेते। बात समझ में आ रही है। अगर इस सीडी के अबाउट पूछा है तो इस सीडी के अबाउट सिमेट्री लेते, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि किस लाइन के अबाउट तुमसे पूछा जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं 9th सवाल पे। द मीन वैल्यू ऑफ करंट, थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो जाएगी तो बैठे रहना। द मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल एज शोन। क्या होगा, देखो मीन वैल्यू होती है हमारे पास आई एवरेज। आई एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या कराया है, आई डी टी अपॉन डी टी, है ना। अगर कंप्लीट साइकिल है तो 0 से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर दो, है ना। ये आई एवरेज और मीन का फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, करंट आई मल्टीप्लाई डी टी, ये क्या है आई डी टी। आई डी टी क्या है, आई मल्टीप्लाई टी ही तो है। छोटा 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 मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, अपॉन टी। तो अब मैं मुझसे कहा है 0 से लेके टी तक बताओ कि कितना मीन करंट इसके अंदर होगा। तो बेटा आई डी टी मैं इसका एरिया अंडर द कर्व ले लूं यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। तो मैं आई एवरेज लिखूंगी तो यहाँ पर आई डी टी का मतलब है आई इंटू टी। आप एरिया ले लो, तो पहले मैं एरिया लिखूंगी फर्स्ट वाले का, फिर हम लिखेंगे सेकंड वाले का एरिया। वो मेरा आई डी टी का काम करेगा अपॉन डी टी। कितने समय में पूछा है, डी टी की वैल्यू हो जाएगी टी, ठीक है। तो पहले वाले का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आई नॉट, कितना समय है t/2, प्लस सेकंड क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2, बेस t/2, हाइट कितना है आई नॉट, ये देखो हाइट है आई नॉट, ठीक है। अपॉन में t है, तो ये t से t तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो मेरे पास ये क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आई एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 प्लस आई नॉट बाय 4, क्योंकि अपॉन में t था तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा 3i0/4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो आई डी टी मतलब हम यहाँ पर अगर कुछ एरिया के टर्म्स में आंसर दिया हो, इक्वेशंस दी हो, तो हम आई मल्टीप्लाई टी भी कर सकते हैं फॉर द साइकिल। 10वां हो जाएगा मेरे पास एक कैपेसिटर सी दिया हुआ था पहले, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसके पास चार्ज आ जाएगा CV। मेरे पास एक और कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस 2C था, मैंने उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्ट किया 4V से, तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटेंस भी चार्ज हो गया होगा कहां तक 8CV से, फॉर्मूला। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट तो करा बट कनेक्ट कैसे किया, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा। मैंने इसमें तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था V कॉमन निकालने का। सबसे पहले देखो होगा क्या, इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 4V, दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल अलग अलग हैं। तुमने जब इनको साथ में जोड़ दिया तो क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे
कि हमारा पोटेंशियल बराबर हो जाए और तब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनका मतलब इनके पास कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो जब हम अपोजिट टर्मिनल्स जोड़ते हैं तो मेरे पास V कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एक और फॉर्मूला होता है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर अपोजिट टर्मिनल है तो ऊपर माइनस आता है, अगर सेम टर्मिनल से जुड़ते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, याद है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता तो ये प्लस हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन लगा दो। ठीक है, यहां से V कॉमन निकालोगे, देखो तो पहला मेरे पास कितना था चार्ज, 8CV माइनस CV अपॉन C1 C प्लस C2 2C। तो कितना आ गया बेटा ये 7/3 CV। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास V कॉमन कितना आया 7/3 V। ठीक है, V कॉमन सबने निकाल लिया था यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? मैम ये तो डायरेक्ट नहीं। फॉर्मूले से नहीं हो जाएगा फॉर्मूला ही तो है ये। मैम, वो वाला हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 स्क्वायर। एक सेकंड, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 अपोजिट में जुड़े हुए हैं तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। हो तो सकता है हीट जनरेट वाला, बिल्कुल हो जाएगा आंसर। बिल्कुल हो सकता है। आ रहा है उससे आंसर? यस मैम। आ जाएगा उससे, उससे कर लो, वरना V कॉमन से करोगे तो फिर लेंथी पड़ेगा। ठीक है, इससे कर लो, है ना, डायरेक्ट याद रखना, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये प्लस आएगा, अगर सेम टर्मिनल से जुड़ता है तो फिर नेगेटिव साइन आता है ना। बेटा इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, डायरेक्ट आ जाएगा, राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड राहुल, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, 11th हो जाएगा, आसान सा था। फ्लक्स की बात कर रहा है, फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले में देखो मेरे पास ये अपोजिट डायगोनल्स के, देखो क्यूब है, क्यूब में मेरे पास दो डायगोनल्स होते हैं, एक तो फेस डायगोनल, अगर ये A है ये A है तो ये वाला डायगोनल होगा, करेक्ट, जो √2A होता है। एक दो फेसेस के डायगोनल्स हो जाएंगे ये वाले, है ना, तो ये वाला कितना डिस्टेंस बनता है इसका √3A। क्लियर हुआ? तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला बताओ, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, है ना, चार्ज ये तो होगा लैम्डा L, लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई L। तो बेटा L कितना है यहाँ पर √3A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया पहला। दूसरा कितना हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस 2A है, तो लैम्डा से कितना मल्टीप्लाई कर दो 2A मल्टीप्लाई कर दो, इनका डिवाइड कर देना, क्यूब का स्फीयर से कितना आ जाएगा √3/2, है ना, √3/2 शुड बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। 12th देखो, यस मैम। ये वायर A B और ये वायर C। ठीक है, पहले तो ये देखो क्या दोनों वायर की वजह से सेंटर पर फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है कि अपोजिट में। तो बेटा AB की वजह से भी अंदर की तरफ और BC की वजह से भी अंदर की तरफ, यानी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पर सेम डायरेक्शन में आ रही है, इनवर्ड्स। इसके बाद क्या है, देखो BC वाली वायर की मैं बात करती हूँ। मैंने तुम्हें ये सिखाया हुआ है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से निकालेंगे तो सबसे पहले वायर्स के दोनों पॉइंट जोड़ दो, ये पॉइंट जोड़ दिया और ये AC पॉइंट जोड़ दिया। उसके बाद तीसरी चीज सिखाई है कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए होता है ना, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। बेटा अगर ये एंगल ये 90 का है टोटल, तो ये 45 का बनेगा, है ये 45 का है, ये 90 का है, तो ये कितने का बनेगा, देखो अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करते तो कितने का बनता है, इफ दिस एंगल इज 45 दिस एंगल इज 90, तो ये कितने का बना 45 का हुआ,
देखो ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो मैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, तो ये 45 का, ये भी सारे एंगल 40 45 45 के हो गए, दिख रहे हैं तुम्हें कि सब 45 के बन रहे हैं, है ना। ये 90 का हो जाएगा बट ओके। ये हमारे पास चीजें आ गई, ये मेरी आर परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है जो मुझे निकालनी है। दोनों एक की वजह से निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सेम चीज होने वाली है। तो मेरे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 थीटा 2 कितने हैं, अब याद रखना यहाँ पर ये साइन थीटा 1 हम साइन थीटा 2 कौन से एंगल लेते हैं भाई, मेरे ये वाले एंगल्स होते हैं ये, है ना। तो ये भी एंगल कितना है परपेंडिकुलर लाइन का, 45 45 है ना। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 45 डिग्री आया है। अब मुझे चाहिए यहाँ से इस आर परपेंडिकुलर, बी नेट निकालने जा रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, निकाल सकते हो आर परपेंडिकुलर, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से। ये ट्राइंगल ओ सी, ना इसको मान लो डी, ओसीडी वाला ट्राइंगल देखो, ये डी है, ये रहा ओ, ये रहा सी, ओसीडी, ये एंगल 45 डिग्री है, ये इस तरीके से बन रहा है देखो, ओ सी डी, ये 45 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, यही बनेगा। ठीक है। तो मेरे को अब आर परपेंडिकुलर यानी मुझे ओसी की वैल्यू चाहिए, यही तो है मेरी आर परपेंडिकुलर, ओसी ओडी सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, अरे बाप रे, साइन इनके देखो ये गलत कर दिया। ये सी है और ये डी है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओसी जो मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज है ओ, और ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी दी हुई है मुझे एल, ये एल दी हुई है तो यहाँ एल रख दो, तो यहाँ से मेरे पास ओसी कितना आ जाएगा L/√2, और यही मेरी आर परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू यहाँ रख देना, तो देख लो क्या आंसर आ जाएगा, कर लोगे अब तो आगे। घर बैटरी से चार्ज कर ले, पता नहीं आज क्लास में मैडम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 अब समझ में आ गया क्या करना था, हाँ हेलो, अरे बोलो हाँ या ना में तो कुछ तो यस बोलो। मैम। Yes, ma'am. आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो जाएगी ना ओसी, भाई ये तो चाहिए ही परपेंडिकुलर, वो निकाल लेंगे, ऐसे यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। सारे एंगल 45 के बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ओरिएंटेशन, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। भाई दोनों किस ओरिएंटेशन में है, इस पर भी डिपेंड करेगा ना, है ना। इसमें से कौन से वाले से फ्लक्स जीरो पास होगी बताओ, कौन से वाले से जीरो फ्लक्स पास होगी, सेकंड, है ना। पाई होगा बी ए कॉस थीटा, अगर मेरे पास बी और ए 90 डिग्री में, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक के अंदर मैंने करंट दे दिया मान लो ये इस तरीके से, इससे निकलने वाली फ्लक्स और इससे निकलने वाली फ्लक्स, अगर दोनों के एंगल में 90 डिग्री का वैल्यू आ जाता है तो फ्लक्स ही जीरो हो जाएगी, है ना। तो ओरिएंटेशन पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी, है ना। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैंने इसको इतना बड़ा बना के इसको इतना छोटू सा बना दिया तो नंबर ऑफ फ्लक्स, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इससे क्रॉस करेंगी वो छोटी करेंगी, तो सिंपल सी बात है एरिया पे भी डिपेंड करेंगी, विच इज योर ज्योमेट्री, तो आंसर ट्रू। स्टेटमेंट 2, कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है एसी के लिए, फॉल्स है, करेक्ट। डीसी ब्लॉक करता है, ये डीसी को ब्लॉक करता है, कैसे निकालोगे, एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2πfc, तो फ्रीक्वेंसी जीरो किसके केस में होती है, डीसी के केस में, है ना। और जब फ्रीक्वेंसी डीसी के केस में जीरो हो जाएगी तो एक्सी किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये होता है किसके केस में,
आंचल कौन से ग्रुप में बैठ गई जाके? ओके, थर्ड क्या है? द एसी वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए हॉट वायर वोल्टमीटर। ट्रू है ना। हॉट वायर वोल्टमीटर क्या होता है कि कौन से उस पे बेस है? ये हीटिंग नोट करता है ना, कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट कौन सी वैल्यू देगा तुम्हें? आरएमएस वैल्यू दे देगा, है ना। वो डीसी की वैल्यू को नोट करेगा, विच इज योर एसी का आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या नोट कर सकते हैं? एसी वोल्टेज इजीली नोट करी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। वर्क फंक्शन फाई किसके बराबर होता है? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर वर्क फंक्शन एच सी को क्या लिख सकते हो? 1240 अपॉन लैम्डा, किस में आएगा? नैनोमीटर्स में आता है, 40 पे। And हाँ, नैनो में आता है ना। एक बार बेटा ये कंफर्म करना, 1240 अपॉन ये लैम्डा नैनोमीटर होगा, यस मैम। है ना। और फाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे इजीली? देखो अब इन्होंने आर्मस्ट्रांग में पूछी है, तो थोड़ा सा इधर उधर करके यू विल गेट योर आंसर। यहाँ से 15th हो जाएगा। 15th भी बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले कह रहा था कि गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन तक करंट फ्लो कर सकता था। ठीक है, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 50 डिवीजन शो हो रही थी जब कोई करंट फ्लो हो रहा था, आई नामक। बाद में वो 20 ही रह गई। क्या हुआ? हाँ, तो 50 से सिर्फ 20 डिवीजन करंट रह गया जब हम 12 ओम का शंट लगा देते हैं। तो ये मेरा शंट है यहाँ पे। तो पहले जो 50 डिवीजन अमाउंट का करंट आ रहा था, वो अब सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया? यहाँ पर 20 रह गया। क्यों? क्योंकि 30 कहाँ जा रहा होगा? शंट में जा रहा होगा। मेरे पास क्या फॉर्मूला है? आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू शंट। करेक्ट। आई जी, गैल्वेनोमीटर के पास कितना करंट जा रहा है? 20। देखो डिवीजन से लिख सकते हो, 20 डिवीजन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। आई आई माइनस जी कितना हो जाएगा? 50 में से 20 गया तो 30, शंट की वैल्यू 12 है। तो गैल्वेनोमीटर कितना आ गया रेजिस्टेंस? 18 ओम। करेक्ट, 18 ओम। करेक्ट हुआ। यहाँ पर एक दो बेटा एक दो चीजें होती हैं तुम्हारा। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। और एक होता है मेरा फिगर ऑफ मेरिट, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये 3-4 चीजें और होती हैं, है ना। ये एक बार देख, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी कोई बताएगा? व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी कौन बताएगा? हम्म बता पाओगे? थीटा बाय आई। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ करंट, है ना। कि अगर मैंने 1 यूनिट का करंट किसी सर्किट में भेजा तो मेरे पास कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है ना। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ करंट। करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? इसे हम थीटा बाय आई भी लिखते हैं। किस किस चीज पर डिपेंड करती है ये? number of turns. है ना। हाँ ठीक है, तुम लेफ्ट कर दो। आंचल लेफ्ट कर दिया क्या तुमने? तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, मतलब अगर मान लो मैंने 1 यूनिट का करंट भेजा तो तुम्हारे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन शो कराया। ये करंट सेंसिटिविटी है ना। कि अगर मैं स्मॉल से स्मॉल करंट भी भेजूं और उस पर भी मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर दे, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा है। ये छोटे अमाउंट की करंट की वैल्यू भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर भी
बहुत अच्छा है, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, और ऐसा ही तो गैल्वेनोमीटर हमें चाहिए, है ना। तो ये करंट सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो थीटा अपॉन आई, है ना, यही तो हुआ डिफ्लेक्शन, थीटा बाय आई किसके बराबर होगा, ये करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया अपॉन के इज योर टॉर्सनल कांस्टेंट, यही होता है करंट सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ कॉइल का, तो क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट होता है ये। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, है ना, याद रखना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। फिर आता है मेरा फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा, एक फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ IS, ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है करंट सेंसिटिविटी का। इसका मतलब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अगर ये रेसिप्रोकल है IS का, तो इसका मतलब ये क्या है, I बाय थीटा हो जाएगा ये। हाँ, फिगर ऑफ मेरिट अगर मैं किससे डिनोट करूं, इसको किससे डिनोट करें, K से तो टॉर्सनल कांस्टेंट कर दिया, G से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसको R रहने दो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG, इसको K से डिनोट कर दिया, तो K किसके बराबर हो जाएगा बेटा, I बाय थीटा, हाँ, I बाय थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे पर यूनिट की डिफ्लेक्शन चाहिए तो कितना करंट मुझे गैल्वेनोमीटर में देना पड़ेगा। देखो डिफरेंस समझो, IS का मतलब था कि अगर मैं 1 यूनिट करंट दे रही हूं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है कि अगर मैंने 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे कितना करंट गैल्वेनोमीटर को देना पड़ेगा, इसका मतलब है फिगर ऑफ मेरिट, और इसीलिए इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ IS, ठीक है। ये फिगर ऑफ मेरिट से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें इस टर्म का मतलब नहीं पता होता कि क्या है, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल है, ये एक बार लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, रुक जाना बस, हो जाएगी अभी क्लास, 15 मिनट रुको। 16 बोलो कैसे करोगे, हो जाएगा 16 भी आराम से, हाँ एवरीवन बोलो। सोलवा कर लिया था, क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एक बल्ब है जो 4.5 वोल्ट का है, जब अगर हम उसको 1.5 वोल्ट की वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो, है ना, तो ये क्या है, ये रेटेड वैल्यूज है ना, ये रेटेड वैल्यू है। इसका मतलब है कि तुम्हारा बल्ब 4.5 वॉट की फुल कैपेसिटी से कब ग्लो करेगा, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज होगी, 1.5 वोल्टेज, 1.5 तो होनी चाहिए, उससे कम होगी तो अपनी इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा। तो ये यही कह रहा है कि क्या EMF दें कि बल्ब ग्लो कर जाए, तो बल्ब ग्लो कराना है तो भाई यहाँ 1.5 वोल्ट देना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके पैरेलल में जो 1 ओम कनेक्ट है यहाँ भी 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा, है ना। इस EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 2.67 का, तो क्या करोगे अब यहाँ पे 2.67 का है, तो देखो अगर यहाँ से कुछ करंट I निकलेगा तो कुछ करंट I1 यहाँ चला जाएगा और I2 यहाँ चला जाएगा, और अगर मुझे ये E निकालना है तो मुझे टोटल करंट सर्किट का और R इक्विवेलेंट, ये 2 वैल्यू तो चाहिए, तभी मैं ये E निकाल सकती हूँ, तो मुझे टोटल करंट और R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 1 ओम दे रखा है, इसका मतलब मुझे इस वैल्यू से, पावर की वैल्यू से क्या चीजें निकालनी है, एक तो V स्क्वायर अपॉन R रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा मुझे, करंट। तो बेटा I1 क्या हो जाएगा, I1 तो देखो V इक्वल्स टू I1 इंटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 1 ओम के पास, 1 ओम के पास 1.5 वोल्ट है, उसका खुद का रेजिस्टेंस 1 है, तो यानी I1 कितना आ गया 1.5 एम्पियर, तो यानी यहाँ पर तो 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है। सिमिलरली मैं इस बल्ब से भी निकाल सकती हूँ कि फुल इंटेंसिटी पे कितना करंट आएगा, पावर इक्वल्स टू VI, पावर कितनी दे रखी है 4.5, वोल्टेज कितना होगा 1.5, तो I2 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, तो मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तो सर्किट का टोटल करंट कितना हो गया 4, 3, 4 और 5, 4.5 है ना, कितना हुआ
4.5 है ना। तो टोटल करंट कितना आ गया बेटा 4.5 एम्पियर। अब क्या निकालना बच गया, सर्किट का करंट तो आ गया, अब बच गया आर इक्विवेलेंट। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, पावर कितनी है 4.5, तो 15 15 45 3 और 5, तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा ये 0.3 ओम, यही आएगा क्या, 3 पंजे सॉरी 0.5 है ना। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया ये कितना आया 0.5 ओम, करेक्ट। तो सर्किट इस तरीके से हुआ कि यहाँ 0.5 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.67 का। तो ये 0.5 और 1 आपस में कितना पैरेलल बनाएंगे बेटा, ये इनका पैरेलल निकाल लोगे 0.5 और 1 का, कितना आएगा इनका पैरेलल 1 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आया 1/3, 1/3 यानी कितना बनेगा ये 0.33। ठीक है 0.33। तो यानी मेरे पास ये सर्किट बन गया 2.67 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसकी बैटरी हमें निकालनी है अभी, ठीक है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस आया है 0.33, ये ऐसे कनेक्ट है साथ में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4। तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, ऊपर क्या आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया 7 8 9 10 6 7 8 9 10 3 और टोटल करंट आया था 4.5, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 4.5 मल्टीप्लाई 3 13.5 वोल्ट है ना। डी ऑप्शन क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी है ना। ये पहले भी शायद एक बार सवाल आ चुका है तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। 17th पे भी थोड़ी, पहले 18वां बताओ। 18वां देखो, सीरीज कॉन्टिन्यूस लाइमन सीरीज क्या है, यू ना स्पेक्ट्रम देता है, सीरीज लाइन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट है बालमर नहीं, बालमर मैम वॉइस नहीं आ रही।
इसके बाद तुम बताओ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कस करना हो। 19 तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 20 भी हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आराम से, ठीक है। 25 भी रिपीट हुआ है, आराम से कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन है जो करवाना है? 24 फॉर्मूला बेस्ड है ना, E इक्वल्स टू CB से कर लेना। 23 हो गया था, 23 बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना। ये बच गया 21, 22 और 23। कौन सा कराऊं बताओ इनमें से? 23rd. 23rd, ठीक है। 23rd क्या कह रहा है? इन द वाइड AC द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। अच्छा, अब की बार सोर्स को सेंटर पे ना रखे, थोड़ा सा d/2 डिस्टेंस नीचे रख दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है D इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच में D सेपरेशन है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? देखो सेंट्रल मैक्सिमा अब की बार सेंटर पे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेंटर मैक्सिमा लेकिन वहीं बनेगा जहां पर मेरे पास पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब S1 और S2 का जो पाथ होगा वो बराबर होगा, यानी जो S1 ने जो पाथ कवर किया है वो S2 के बराबर होगा ना, जहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, करेक्ट। S1 किसके बराबर होना चाहिए? हमारे पास पाथ किसके बराबर होता है? हमने कैलकुलेट करा था कि हमारा पाथ जो आता है वो आता है D साइन थीटा के बराबर। और अगर D बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम क्या लिख सकते थे इसको? टेन थीटा, करेक्ट। इसको टेन थीटा लिखने के बाद ये किसके बराबर लिखते थे? y अपॉन कैपिटल D, इतना याद है? ये लिखते थे, फाइनल यही आंसर आता था, dy बाय कैपिटल D। याद है फॉर्मूला कि बस डायरेक्ट रिजल्ट याद किए हुए हैं? ये x इक्वल टू डी साइन थीटा, फिर ये वाला बनता था ना कि अगर मेरा ये सेंटर से इस पॉइंट को मुझे निकालना है, इफ दिस इज y, दिस इज कैपिटल D, और ये वाला डिस्टेंस क्या बनता था मेरा? D, है ना, वहां पे। तो ये वाला बनता था, तो यानी S1 और S2 से ये जो डिस्टेंस होंगे d1y1 अपॉन कैपिटल D1 इक्वल्स टू, अब D डिस्टेंस तो ये सेम ही है, D1 D2 तो अलग होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? dy2 अपॉन कैपिटल D2। अब ये D तो तुम्हारे S1 और S2 से सेम ही है, तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आया? y1 अपॉन D1 इक्वल्स टू y2 अपॉन D2। D1 D2 क्या है? देखो D1 D2 क्या है? एक तो ये वाला 2 मीटर है D डिस्टेंस, ठीक है। अब सोर्स से ये वाला डिस्टेंस भी तो है, क्या? 1.5 मीटर। सोर्स भी तो दूरी पे है कुछ, क्लियर हुआ? सोर्स से भी डिस्टेंस है, तो मुझे क्या निकालना है? हमें क्या निकालना था? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी ये वाली y की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये कितना बनेगा? और एक कितना दिया हुआ है? y2 की वैल्यू ये दी हुई है 1 d/2, तो यहाँ से y1 निकाल सकते हो, y1 आराम से निकाल लेना, है ना। y2 को d/2 रख दो, तो क्या लिखोगे? y1 इक्वल्स टू y2 अपॉन d1 d2 मल्टीप्लाई d1, ठीक है। यहां से इसको निकाल लेना, यानी स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों के पाथ डिफरेंस है। ये वाला क्वेश्चन 23, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। बाकी कल से एक बार क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करना, एक आध जो क्वेश्चन रह गया है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम।